हे एवरीवन, फाइनली हमारी मुलाकात हो रही है अब नीट 2020 के सॉल्यूशंस के साथ। और पेपर एग्जैक्टली वैसा ही आया जैसा हमने अपनी आखिरी दिनों की प्रिपरेशन में प्रेडिक्ट किया था। तो मुझे उम्मीद है, वैसे तो मुझे कुछ बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यू दिए हैं और कुछ बच्चों ने तो ये तक कहा कि सर ऐसा लग रहा था मानो पेपर ही आपने डिज़ाइन किया हो। बट ठीक है, खुशी है मुझे इस बात की। एंड मुझे उम्मीद है कि आप जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, जो भी लोग अभी इस सोल्यूशन को देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा एंड यू वुड बी एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट, राइट। सो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसी के साथ हमें पता भी चल जाएगा डिस्कशन के दौरान कि कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है, और यदि होगा तो हमें हमारी करेक्ट स्कोर का और करेक्ट रैंक का आइडिया भी हो जाएगा। राइट, सो लेट्स सी हमारा नीट फिजिक्स का 2020 का सेक्शन हमारे लिए कैसे सवाल लेकर आया था। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, मैंने बहुत सारे सेट्स में से कोई एक सेट उठाया है फॉर द डिस्कशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलर कोड ऑफ अ रेसिस्टेंस इज गिवन बिलो, येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड। एंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस एंड टॉलरेंस आपको स्टडी करनी है। तो आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि अगर हम बात करें पहले बैंड की, तो पहला बैंड हमें क्या देता है, ये पहला सिग्निफिकेंट फिगर देता है। दूसरा बैंड दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर देता है। तीसरा बैंड मल्टीप्लायर देता है, यानी 10 की पावर में क्या लगेगा ये पता चलता है। और चौथा बैंड जो है वो परसेंटेज टॉलरेंस देता है। क्या देता है? परसेंटेज टॉलरेंस। और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज टॉलरेंस का अगर हम जिक्र करें तो गोल्ड जो है उसकी 5% की टॉलरेंस होती है। सिल्वर जो है दैट ऑफर्स 10% टॉलरेंस। एंड इफ देयर इज नो फोर्थ बैंड, या तो चौथा बैंड हो ही ना, और चौथा बैंड अगर नहीं होता तो आप अज्यूम करते हो कि वो नो कलर बैंड है, and that gives a percentage tolerance of 20%, which means if there is no band present as the fourth band, आप assume करेंगे, आप मान के चलेंगे कि उसकी percentage tolerance कितनी है, 20% है। alright, now मुद्दे की बात यह है कि ये सीक्वेंस याद रखने के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है, सीधी सीधी बोर्ड एग्जाम में भी आती है। ये सीक्वेंस याद रखने के लिए हमें एक नेमोनिकल फॉर्म दिया जाता है जो मैं याद दिलाना चाहूंगा, एंड दैट फॉर्म इज बी रॉय। याद आया? बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्या होगा आपने, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बी रॉय ऑफ जो होता है यहाँ पे ऑफ, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, राइट। तो इससे हमें पता चलता है, आपको अगर याद हो कुछ कुछ, तो ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो एंड देन इट इज ग्रे, then it is green, then blue, then violet, then grey, then white। ये वाला जी ग्रे होता है और ये वाला जी ग्रीन होता है, ये वाला बी ब्लू होता है। कलर्स के बीच में कलर ही होगा, और यहाँ ब्लैक और ब्राउन है, राइट। और ये शुरू कहाँ से होते हैं? दे स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब इनकी वैल्यूज आप कैसे लेकर चलते हैं? दिस इज 0 1 2 3 4 and it is 5 for this, 6 for this, 7 for this, 8 for this and 9 for this। सो यदि आप देखें पहला वाला येलो है, येलो किस पे आ रहा है? 4 पे। यानी अगर मैं रीडिंग लिखने की कोशिश करूं तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, रेसिस्टेंस की शेयर R विल बी इक्वल टू, आप बोलेंगे येलो के कॉरेस्पॉन्डिंग सर 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। दूसरा बैंड वॉयलेट है, वॉयलेट यानी कि यहाँ पे दूसरे सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 7 आ रहा है, इनटू 10 की पावर मल्टीप्लायर के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है? 10 की पावर। यहाँ ब्राउन है, ब्राउन का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। दिस इज ब्लैक, ब्राउन एंड दिस बी इज ब्लू। प्लस माइनस जो परसेंटेज टॉलरेंस है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग गोल्ड आ रहा है, यानी गोल्ड का परसेंटेज टॉलरेंस 5%, व्हिच मींस यू विल गेट 470 एंड 5% ohms। सो 470 ohms, 470 ohms एंड 5%। ऑप्शन 1 जो होगा दैट विल बी द करेक्ट वन। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट वन। ये देखिए ऑप्शन बी पे भी नजर पड़ सकती थी, मगर ये 470 किलो ओम दिया है, जबकि हमें तो ऐसा यूनिट में वैल्यू पता चलती है, दैट्स 470 ओम्स। ऑलराइट, आई थिंक द फर्स्ट प्रॉब्लम ये सभी लोगों ने बना ली होगी भाई, बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है ना, बस ऑब्जर्वेशन थोड़ी ठीक रखनी थी, पैनिक होकर इसे गलत नहीं करना था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चों ने सही किया होगा, हो सकता है 100% ने भी किया हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन when a force 3 j cap Newton acts on a particle whose position vector is 2 k cap meter। तो आप बोलेंगे here you'll simply say
वी नो, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, सो वी नो कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क दैट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो यही होता है बॉस। सो आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर है हमारा, इट इज पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब हम मान के चलेंगे कि ओरिजिन के हिसाब से ही है पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के हिसाब से है, सो दैट्स 2k कैप, 2k कैप क्रॉस फोर्सेस 3j कैप, 3j कैप न्यूटन। यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। J क्रॉस K होता तो साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग I कैप होता। आपको याद होगा आपका साइक्लिक रूल, I कैप, J कैप एंड K कैप। तो I क्रॉस J K होता, J क्रॉस K I होता और K क्रॉस I J होता। लेकिन अगर आप उल्टा चलोगे, K क्रॉस J, K क्रॉस J, जैसे आपको चलना है यहाँ पे, अगर आप उल्टा चलेंगे K क्रॉस J तो वो माइनस I कैप होगा, माइनस I कैप होगा न्यूटन मीटर। So the result is minus 6 I cap or 6 minus I cap. So the result is minus 6 I cap, which means option D, minus 6 I cap Newton meter. J और K में तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आएगा, दो ही ऑप्शंस बचते हैं। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा ही उन दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो यदि J कैप और K कैप के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करें तो या तो वो I कैप आएगी या फिर वो माइनस I कैप आएगी। तो उन्हीं दोनों में से हमें दिमाग लगाना था, है ना? आई थिंक ये भी बहुत क्लियर होगा आप लोगों को। आते हैं अगले सवाल की तरफ। The next problem is a cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal and temperature 27 degree Celsius. Its density is, अब ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो या तो आपसे फिजिक्स में पूछा जा सकता है या फिर आपसे केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। नॉट अ बिग डील। द ओनली थिंग इज आपको आइडियल गैस इक्वेशन ही याद करनी है। तो अगर आप एक हाइड्रोजन गैस को भी रिलेट मारे, आपको प्रेशर टेम्परेचर वगैरह दिया है, वैसे तो रियल गैस है, बट ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो वो क्या कहता है, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। आपसे पूछा गया डेंसिटी के बारे में, आपको याद होगा डेंसिटी यहाँ इंट्रोड्यूस कैसे होती है। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिखते हैं गिवन मास बाय मोलर मास m0 एंड इट इज RT। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिख सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास m0 एंड इट इज RT। इसका मतलब ये आ गया Pm0 दैट विल बी इक्वल टू m0 को मल्टीप्लाई कर दिया, V को यहाँ ले गए RT। ये क्या मास अपॉन वॉल्यूम, गिवन मास बाय गिवन वॉल्यूम ही डेंसिटी नहीं होती, होती है ना। और अगर ये डेंसिटी है, इसका मतलब है आप लिख सकते हैं डेंसिटी दैट इज इक्वल टू m बाय v। वो यहाँ से इस इक्वेशन से आया क्या है, वो निकल कर आया है Pm0 by RT। डेंसिटी आ गया Pm0 by RT। Let's try to substitute the values in SI units so that you will get the result in SI units। और चारों के चारों ऑप्शन वैसे ही हैं। सो अगर आप प्रेशर की वैल्यू डालें, सो you'll write it 249 kilopascal। So we'll write it as 249 kilopascal which means 10 to the power 3 और पास्कल प्रेशर की SI यूनिट होती है, ठीक है। मोलर मास के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 होगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 ग्राम होता है मोलर मास। और क्योंकि ये SI यूनिट में मुझे डालना चाहिए तो आई शुड सब्स्टिट्यूट इट इन टर्म्स ऑफ kg। तो 2 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 into 10 to the power -3, ऑलराइट। अच्छा, डिनोमिनेटर में R की वैल्यू SI यूनिट में दी हुई है 8.314 होती है, वैसे हमें 8.3 लेने को कही गई है। और T की वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो आप क्या करेंगे, इसे 27 प्लस 273 कर देंगे, केल्विन में डाल देंगे तो ये 300 केल्विन आ जाएगा, इट विल बिकम 300 केल्विन, ऑलराइट। तो मुझे लगता है ये फंडा क्लियर है आपको। अच्छा देखो, 10 की पावर 3 से 10 की पावर -3 कैंसिल आउट हो चुका है। एक स्मार्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये निकल कर आ जाएगा 249 into 2 यानी अप्रोक्सीमेटली 250 into 2 यानी अप्रोक्सीमेटली 500 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट 300 into 8.3, ऐसा ही होगा ना। तो अगर ध्यान से देखें तो लगभग 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए हैं। मैं बस स्मार्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप बोलेंगे कि सबसे पहली बात, यदि आप यहाँ 5 लेकर चलें तो ये 8 into 3 लगभग 24 होगा, 8.3 into 3 लगभग 26-27 को अप्रोच कर सकता है। आप कर भी सकते हैं, देखो 25 को देखिए, 3 into 3 9 हो गया, 8 into 3 24 हो गया, तो 24.9 आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर। यदि आप ऊपर 50 बना लेते किसी प्रकार से, यदि आप 50 बना लेते तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 पर जाता। क्योंकि ये 5 है तो 50 नहीं बना पा रहे हैं, 5 है तो अप्रोक्सीमेटली 2 जाने की बजाय अप्रोक्सीमेटली 0.2 पर जाता, एंड ये 0.2 kg पर मीटर क्यूब होता।
0.2 kg per meter cube. So which option it is? It is option 3, 0.2 kg per meter cube. Option 3, 0.2 kg per meter cube. कोई हाई फाई कैलकुलेशन नहीं इन्वॉल्व इसमें. आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग रखते, पैनिक नहीं करते, एक स्माइल के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो ये डेफिनेटली सही कैलकुलेट हो जाता बिना गलती के, है ना. चलिए आगे चलते हैं. अगला सवाल है, टू सिलेंडर्स A and B of equal capacity are connected to each other via a stop cock. तो मैं क्या करता हूँ, दो सिलेंडर्स ले लेता हूँ, इनफैक्ट दो चेम्बर्स अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों की कैपेसिटी बराबर है. इसकी कैपेसिटी ये ज़्यादा बड़ा बन गया कैपेसिटी की टर्म्स में. दोनों की कैपेसिटी बराबर है लाइक दिस, यानी इसकी कैपेसिटी अगर V0 है तो इसकी कैपेसिटी भी V0 ही लेकर चलते हैं. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ है आपको, यानी T स्टैंडर्ड और P स्टैंडर्ड आपको गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है B इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड. B जो है वो कंप्लीटली खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं होने का मतलब है कि प्रेशर कितना है भाई, 0 है. प्रेशर कितना है, 0 है. अच्छा, द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड. भाई पूरे के पूरे सिस्टम का ना अपने थर्मल इंसुलेशन कर रखा है. तो जैसे ही थर्मल इंसुलेशन कर रखा है, बात दिमाग में आनी चाहिए सर, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स एंड हेंस Q विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ थर्मल इंसुलेशन. सिंस थर्मली इंसुलेटेड मैं लिख देता हूं, उसके बाद में पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा कि पूछा क्या गया है मुझसे. थर्मली इंसुलेटेड, इसका मतलब हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग 0 है. इसका मतलब प्रोसेस कैसा है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा. एडियाबैटिक प्रोसेस होगा. इतनी चीजें मेरे दिमाग में आ गई. अभी तक सवाल पूरा नहीं पढ़ा है मैंने, है ना. चलिए पढ़ते हैं. The entire system is thermally insulated. I think that's fine with you. The stopcock is suddenly opened. इस stopcock को अचानक से आपने ओपन किया. अब बताइए प्रोसेस क्या होगा. तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, अगर थर्मली इंसुलेटेड है तो प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिक ही तो होगा. मतलब अगर आपको कंबाइंड सिस्टम मानना हो, भाई इसमें से इसमें तो एक्सचेंज होगा. लेकिन अगर आपका सिस्टम ही दो वेसल्स हैं, आपको प्रिसाइसली बताया तो गया ही नहीं है कि आपका सिस्टम क्या है, तो जो अवेलेबल है उसी को आपने सिस्टम ले लिया. और अगर आपका सिस्टम ही, आई रिपीट, अगर आपका सिस्टम ही दोनों वेसल्स साथ में है, इसका मतलब देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिक. और आपसे पूछा गया है द प्रोसेस इज, तो प्रोसेस कौन सा है भाई, प्रोसेस आ गया है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस. प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. बात आ गई है समझ में, ऑलराइट. अच्छा, अगर किसी एक चेंबर एक बॉक्स के बारे में पूछा होता, एक सिलेंडर कंटेनर, सिलिंड्रिकल या कंटेनर के बारे में पूछा होता, तो आप कहते कि नॉब ओपन करने के बाद क्या है, तब हम दिमाग लगाते और क्या क्या होगा. बट अभी उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है. पूरा का पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेटेड है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं एडियाबैटिक होगा. ऑलराइट, चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास. रॉड का कोई मास नहीं है भाई. तो अगेन मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या कहने वाला है, मगर जो भी कहने वाला है पहले मैं उसे डायग्रामेटिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं. हमसे कहा गया है कि एक मास है 5 kg, ये है 5 kg एंड अनदर वन इज 10 kg, दिस इज 10 kg. एंड ये जो रॉड है ये मासलेस ट्रीट की जा सकती है, ये मासलेस ट्रीट की जा सकती है. और इस रॉड की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी दी गई है, इफेक्टिवली 1 मीटर दी गई है. ठीक है, आपसे कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 kg पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ. बहुत इजी सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल. कई बार करते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चन क्लास में कि आपसे 5 kg से, भाई हल्के भारी वाले की तरफ होगा ना सेंटर ऑफ मास, तो आपसे पूछा गया है कुछ ऐसा होगा डायग्राम सेंटर ऑफ मास का. 5 kg वाले से कितनी दूरी पर है, 5 kg वाले से कितनी दूरी पे आपका सेंटर ऑफ मास है. तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर मुझे x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, दूसरे वाला मास 10 kg इनटू टोटल सेपरेशन 1 मीटर ओवर टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 5 प्लस 10. मैं फिर से बोलता हूं, दूसरे वाला मास इनटू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल मास ऑफ द सिस्टम. इससे पता चलता है आपका 5 kg से कितना सेपरेशन है. नोट दैट यदि ये दूरी y होती तो नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप y लिखने की कोशिश करते तो आप कहते सामने वाला मास 5 kg इनटू टोटल सेपरेशन 1 ओवर टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5 प्लस 10. ऑलराइट, तो ये निकल कर आ जाएगा 5/15 मीटर और 1/3 मीटर और 33 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, 33 सेंटीमीटर अप्रोक्स. ठीक है, अप्रोक्स.
यानी भारी वाले की तरफ है तो 10 वाले से 33 पे होता। सिमिलरली अगर हमसे जो सवाल पूछा गया वो क्या हो जाएगा, 10/15 और 2/3 मीटर अप्रोक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर। 66.666666 होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली 67 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट रिजल्ट इज ऑप्शन 4, 67 सेंटीमीटर्स। फाइन विद यू, बात आ गई समझ में, याद आ गया टू पार्टिकल सिस्टम। बात करते हैं अगले सवाल की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism। प्रिज्म में हमेशा से मैंने आपको सिखाया है कि अगर ऑप्टिक्स से सवाल आने के चांसेस हैं तो प्रिज्म से सवाल जरूर आएगा, है ना, यही बात करते आए हैं हम हमेशा। तो देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में ही बात है, वही सवाल आ गया जो हम जिसका हम इंतजार किया करते हैं। एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपर सरफेस, ये काफी अच्छी कंडीशन दी गई है भाई, नॉर्मली निकल रहा है सामने वाले सरफेस से। यानी यू विल बी सेइंग कि भाई लाइट रे आपने ऐसे इंसिडेंट की, लाइक दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड ये कुछ ऐसे निकलेगा कि सामने वाले से यूं नॉर्मली निकलेगा। यानी नॉर्मल भी अगर यही है तो यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 जो होता है वो 0 होता है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे और बेंड दिखा देता हूँ, थोड़ा सा फील ज्यादा अच्छा कर पाओगे आप, कि लाइट रे जो है लेट से वो यूं आ रही है, ठीक है, क्योंकि बेंडिंग भी तो फील करनी है। तो ये वाला एंगल R1 है, ये वाला एंगल R1 है, और हमने ज्योमेट्रिकली ये प्रूव किया था कि R1 प्लस R2 प्रिज्म एंगल A के बराबर है, और ए दिया हुआ है आपको प्रिज्म एंगल A। सो दिस इज प्रिज्म एंगल A। कैन आई से शेयर, भाई मैं कंक्लूड करता जाता हूँ, मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है। R1 प्लस R2 जो है वो हमेशा ये के बराबर होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मली निकलने का मतलब है कि R2 तो 0 हो गया, ये के बराबर होगा, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 कितना है, A है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अभी सवाल मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, ये एज अ साइंस स्टूडेंट मेरे दिमाग में प्रोसेस करना चाहिए भाई, ठीक है। ये कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू दिया गया है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू I के बात की गई है, और R1 के बारे में पता है। बहुत इजी, क्या लिखोगे आप बोलेंगे शेयर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Snell's law, can I say mu1 into sin I that has to be equal to mu2 into sin R। अब मैं मान के चल रहा हूं कि भाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू दिया है तो पहले वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगी। साइन I को आप अप्रोक्सीमेटली I बोल सकते हो स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए I1, एंड दिस mu2 इज नथिंग बट म्यू, एंड इसे आप अप्रोक्सीमेटली R1 बोल सकते हो स्मॉल एंगल के लिए। इसका मतलब I1 विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू R1, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू इनटू A, क्योंकि R1 की वैल्यू किसके बराबर है, A के। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, आंसर निकल कर आ गया म्यू इनटू A, आंसर निकल कर आ गया म्यू इनटू A, दैट्स योर रिजल्ट। बात आ गई है समझ में, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। कंडीशन वही होती है जो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में भी मैं आपको बताता ही आया हूं हमेशा, और कॉम्पिटिटिव में तो मैंने आपसे हमेशा कहा ही है दैट व्हाट यू नीड टू डू इज आपको ये कंडीशंस ओरली समझ में आनी चाहिए और ज्योमेट्रिकली कंस्ट्रेंट्स समझ में आनी चाहिए। भाई ऑप्टिक्स का तो पूरा खेल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स पर ही आधारित है, इसीलिए इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी नाम दिया जाता है, रे ऑप्टिक्स को है ना। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। Our next problem is a body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the earth? तो आपको याद दिलाने जैसी इसमें कुछ बात है, वो बात क्या है? We know altitude के साथ वेरिएशन क्या होता है। At altitude हमें पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो gm ओवर r प्लस h का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। एट सरफेस जो होता है वो gm बाय r स्क्वायर होता है, ये gh हो गया, ठीक है। सो अगर हमसे कोई बोले कि वेट निकालना है एट अ हाइट h पे, तो आप बोलेंगे दैट विल बी mgh, सो दैट विल बी इक्वल टू m इंटू gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। लेकिन इसी में से अगर आप m इंटू gm बाय r स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगी, ऑलराइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं m इंटू g एट सरफेस, डिनोमिनेटर में 1 प्लस h बाय r का होल स्क्वायर।
1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये m इंटू जी एस क्या है, m इंटू जी एस है वेट एट द सरफेस, वेट एट द सरफेस 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। डिडक्शन मैंने आपको क्लास में दिखाई भी हुई है, फिर भी मेरे साथ बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं तो मैं उनके लिए पूरा का पूरा ये सॉल्व कर रहा हूँ। तो वेट एट सरफेस क्या है भाई, वेट एट सरफेस दिया गया है 72 न्यूटन, वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड इन द डिनोमिनेटर 1 प्लस आपने कहा हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी आप बोलेंगे r/2 बाय r, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर है यार, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 3/2 का स्क्वायर का क्या मतलब है 9/4, which means we need to multiply it with 4/9 in the numerator into 72. So it is 9 into 8, 72, 8 into 4, 32 newtons. So the correct result is 32 newtons. 32 newtons. So this option 3 will be your right result, 32 newtons. ऑलराइट, मैंने बस बीच के कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं नए व्यूअर्स के लिए, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनको तो ये सारी चीजें ऑलरेडी टिप्स पर होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है, एन आयरन रॉड ऑफ सक्सेप्टेबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी कि H of 1200 एम्पीयर पर मीटर, द परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज। परमियाबिलिटी और सक्सेप्टेबिलिटी का रिलेशन हम जानते तो हैं, हम जानते हैं, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू आर जो होती है दैट इज 1 प्लस सक्सेप्टेबिलिटी। ऑलराइट, ये तो बोर्ड एग्जाम में भी प्रूफ आता है, आपने किया ही होगा, प्रूफ आता है प्रूव करने के लिए, राइट। तो म्यू आर को आप क्या लिख सकते हैं, म्यू एम बाई म्यू नॉट, क्योंकि आपसे डाई मैग्नेटिक कांस्टेंट या रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी नहीं पूछी बेटे, आपसे परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल पूछी है, तो आप परमियाबिलिटी ऑफ मटेरियल बाय म्यू नॉट लिखेंगे, एंड दैट विल बी 1 प्लस 500 यू कैन राइट, 599 सॉरी 599 you can write, yeah. So this will be mu m will be equal to 600 mu naught, 600 mu naught, यानी कि आप लिख सकते हैं 600 into 4 pi into 10 to the power minus 7, ऐसा यूनिट्स में तो ये वैल्यू होती है भाई मैग्नेटिक परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम की। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या निकल कर आएगा, यू विल गेट 24 pi, 6 into 4 24 pi into 10 to the power minus 5, 24 pi into 10 to the power minus 5, राइट। और अगर आप देखें तो 624 पाई है, अगर मैं इसमें क्या करना चाहूं, मैं डेसिमल में 24 में तो है ही नहीं कुछ, मैं 2.4 पाई में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखिए क्या मिलेगा मुझे। 600 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, 24 पाई है, अगर मैं इसे 2.4 पाई में कन्वर्ट करूं तो अगर इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो कन्वर्ट करने की कोशिश क्या होगी, देखिए 10 की पावर -4, ये देखो 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -5, अगर 10 की पावर -5 में यहाँ छोड़ने की कोशिश करूँ तो आई वोंट गेट 24 पाई, आई वोंट गेट 2.4 पाई, व्हाट आई एम गेटिंग इज 24 पाई। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि एक 10 नीचे उतार लीजिए, सो 24 इंटू पाई, और यहाँ छोड़ देते हैं 10 की पावर -4 और एक 10 नीचे उतार लेते हैं, so we'll get 2.4 pi into 10 की power -4, 2.4 pi into 10 to the power -4, which means which option you will get, you will get option 2, option 2, 2.4 pi into 10 to the power -4। बात आ गई है समझ में, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। Our next question is, for transistor action which of the following statements is correct? बेस एमिटर, कलेक्टर, डोपिंग के बारे में बात कही है और फिजिकल साइज के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि ट्रांजिस्टर के सबसे पहले लेक्चर में सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एमिटर जो होता है वो चार्जेस को एमिट करने का काम करता है, तो ये हाईली डोप्ड जंक्शन होता है जिससे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन में अच्छा खासा डिफरेंस हो। बेस जो होता है इसका फिजिकल साइज सबसे कम होता है और ये स्लाइटली या लाइटली डोप्ड होता है, और कलेक्टर की डोपिंग ठीक ठाक होती है, इन एमिटर से कम और बेस से ज्यादा, तो आप बोलेंगे मॉडरेटली डोप्ड होता है। लेकिन इसके साथ कलेक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज्यादा है, अगर ये पी टाइप को एमिट कर रहा है तो ऑलरेडी पी टाइप ज्यादा है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में इंटर होल रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए इसका कलेक्टर का जो फिजिकल साइज होता है बेटे, वो फिजिकल साइज कैसा होता है, दैट फिजिकल साइज इज मैक्सिमम, ताकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में इंटर होल रिपल्शन कम हो और एनपीएन ट्रांजिस्टर में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो।
इस बात को समझते हुए आइए पहले स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑब्वियसली बाकी की 3 गलत होंगी, फिर भी पढ़ लेते हैं। बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली नॉट, मेंशन है आपके सामने। बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम साइज, अगेन नॉट। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, नो। बेस एमिटर जंक्शन की बाइसिंग कैसे की जाती है? बेस एमिटर जंक्शन की बाइसिंग की जाती है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर बेस एमिटर की फॉरवर्ड बाइसिंग करनी चाहिए आपको, और बेस कलेक्टर जंक्शन की कैसी बाइसिंग करनी चाहिए? रिवर्स बाइसिंग करनी चाहिए। एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर बेस या बेस कलेक्टर कैसा करना चाहिए? रिवर्स बाइसिंग करनी चाहिए। ये मैंने आपको ट्रांजिस्टर में बहुत बार बहुत सारे सर्किट्स बनवा के दिखाए, आपने बनाए। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिस्टर्स में इतनी ज्यादा मेहनत करने का फायदा क्या था। मैक्सिमम बच्चे ये कह रहे थे कि सर सिलेबस से तो हट चुका है, पर भाई मैंने तो जिद पकड़ी हुई थी ना कि नहीं नहीं करके जाओ, आएगा नीट के एग्जाम में। तो देखिए, अगर अज्यूम कर लेते कि सिलेबस से हट ही चुका है, जब बोर्ड में से हट चुका है तो क्यों पूछेगा, तो फिर अभी नुकसान होता भाई। तो इसीलिए टीचर्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भाई एक बार चूज कर लो किन किन टीचर्स के साथ कंपैटिबिलिटी बन रही है, समझ में आना शुरू हो गया, फिर भक्त बन जाओ उनके। गुरुजी जो कहेंगे वही किया जाएगा, सीधी बात है ना। तो आई होप जिन जिन बच्चों ने, लगभग मेरे तो सभी बच्चों ने मेरी जिद की वजह से मेरी बात मानी, तो आई होप आप सभी लोगों ने भी अपने अपने टीचर्स की बात मानी होगी और आपके टीचर्स ने आपको कहा होगा। आई एम श्योर कि आप जरूर पढ़ के जाइए, है ना, अपने एक्सपीरियंस से, तो आपका ये सवाल भी बिल्कुल सही सही बना होगा। अगर पूरा ही ट्रांजिस्टर छोड़ के गए थे यार तो देखो नुकसान हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे के सवाल भी देखते हैं। Light with an average flux of 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is. अक्सर मैं आपको ऐसे सवाल कराया करता था जिसमें मैंने आपको बताया और सिखाया कि कई बार फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ना मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, राइट लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसका फॉर्मूला अगर आपने नहीं भी देखा हुआ ना, वैसे तो मैंने पढ़ाया है ईएम वेव्स में भी है, डुअल नेचर में भी, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला नहीं भी देखा हुआ तो मैंने आपको डायमेंशनली यूनिट वाइज सोचना सिखाया है। देखते हैं कैसे। ये है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, व्हिच सिंपली सिग्निफाइज इंटेंसिटी। भाई बात किसकी कर रहे हैं? इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी को आई से डिनोट कर देते हैं, दैट इज पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, और यू कैन से एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से आपका एनर्जी क्या निकल कर आएगा? आपसे एनर्जी रिसीव पूछा है, दैट विल बी आई इंटू ए इंटू टी, राइट। तो आई कितना है? इंटेंसिटी आपको दी हुई है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो या तो आप इसे एसआई में चेंज करें या फिर एरिया को भी सेंटीमीटर स्क्वायर में डाल दें। अब एरिया कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में? दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑलराइट। और टाइम कितना है? 1 मिनट है। इसे अगर ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे तो ये 60 सेकेंड्स हो जाएगा, ऑलराइट। अब देखिए इन दोनों को ऐसा यूनिट में चेंज करने की क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है। एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, आपके पास रिजल्ट देखिए क्या निकल कर आएगा। यू विल से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 6 दैट इज 24 इंटू 10 की पावर्स काउंट करते हैं। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, विच मीन्स 24 इंटू 10 टू द पावर 3, 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स, 3 joules, which means which option it is? It is option 4. It is option 4. Easy है सवाल। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम पर मीटर। तो मैं गिवन लिख लूं, क्या है गिवन है? एक शॉर्ट डाइपोल की डाइपोल मोमेंट, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, दैट इज 16 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर, कूलम मीटर, राइट। ऐसा यूनिट में ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है एट अ पॉइंट which is at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole, and क्या पूछा है? ये एक्सिस पे ही, इक्वेटोरियल पे, ये देखते हैं। From the center of the dipole situated at a line making an angle of 60 degree with the dipole axis, यानी कि ना ही ये एट जनरल पॉइंट है, ना ही ये एक्सियल पे है और ना ही ये इक्वेटोरियल पे है, ना ही ये एक्सियल पे है और ना ही ये इक्वेटोरियल पे है। इनफैक्ट थीटा या फाई गिवन है आपको 60 डिग्रीज, फाई गिवन है आपको 60 डिग्रीज, जो डाइपोल एक्सिस के साथ बना रहा है। आई एम श्योर वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के साथ बना रहा होगा। तो आप बोलेंगे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो आप जनरल पॉइंट पे निकालते थे वो क्या होता था? वो होता था के पी कॉस फाई बाय आर स्क्वायर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
and electric field intensity was kp by r cube and it is under root of 1 plus 3 cos square phi. ये सिखाया मैंने आपको, है ना? डाइपोल फेज 1 फेज 2 याद होगा आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत कुछ सिखाया उसमें मैंने आपको. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वो आएगा क्या? वो आएगा 9 into 10 to the power 9. P कितना दिया हुआ है भाई? 16 into 10 to the power minus 9 cos 60 degrees it is. Cos 60 degree यानी कि 1 by 2 and r square which means 6 into 10 to the power minus 1 या 0.6 ही लिख देते हैं इसको. अगर मैं 0.6 मीटर में लिखूं, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है. तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो मेरे पास क्या आएगा, 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 9 तो कैंसिल आउट हो गया. यू विल गेट 9 into 16 एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज 0.6 का स्क्वायर यानी 0.36 होगा, यानी 36 into 100 होगा. 36 by 100 तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में into 100 बन जाएगा. cos 60 डिग्रीज की वैल्यू बेटे 1 by 2 हो जाएगी, 1 by 2 हो जाएगी. तो अगर आप ध्यान से देखें, आई कैन सिंपली डू इट दिस वे कि पहले तो देखो क्या होगा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर माइनस 9 कट गया. अब ये 9 4 से कैंसिल आउट हुआ, सो यू विल गेट 4 into 2 8, 16 by 8 that is 2 and it is 200, so it is 200 volts. The result is 200 volts. 200 volts. So which option it is? 3. Option 3. 200 volt. इस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब सी आ रहा है, यानी ऑप्शन 3 आ रहा है ना? राइट. चलिए. A ball is thrown vertically downwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. एक टावर इमेजिन कर लेते हैं. इस टावर के टॉप से नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड. इट इज थ्रोन डाउनवर्ड्स, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड. जब ये यहाँ पहुंचा तो ये 80 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड को हिट करता है. द हाइट ऑफ द टावर इज, आपसे पूछा गया है कि ये जो हाइट है कितनी होगी. तो बहुत ही सिंपल सवाल, इसको कई तरीके से किया जा सकता है. इसको करने का तरीका नंबर 1 क्या है भाई? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? ये कहेगी भाई लॉस इन जीपी जो है भाई, ऊपर से नीचे आने के दौरान ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो दैट विल बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. गेन इन काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस इन जीपी दैट इज mg. कितने का लॉस हुआ है? दैट इज mgh. दैट विल बी इक्वल टू हाफ m, इट इज v स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर. ऐसा करने से देखिए फायदा क्या होगा, m से m कैंसिल आउट हो चुका है. g की वैल्यू डालते ही रिजल्ट निकल कर आ जाएगा, यानी कि h विल बी इक्वल टू, देखो g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए कहा गया है, सो दैट इज 1 by 2 इंटू g को अगर आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 by 10, और ये कितना निकल कर आ जाएगा 80 का स्क्वायर. यानी अगर मैं 10 स्क्वायर कॉमन भी ले लूँ, 10 स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लूँ तो 100 न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड इट विल बी 8 का स्क्वायर यानी कि 64 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4. ऐसा होगा. तो ऐसा करने से देखिए क्या हुआ, ये 2 into 10 20 से 100 को काटूंगा तो 5 पे कटेगा. 64 माइनस 4 इट इज 60, 60 into 5 दैट विल बी 300. दैट विल बी 300 meters. 300 meters. आई होप द कैलकुलेशन इज सिंपल फॉर यू. सो इट इज ऑप्शन 1 300 meters. बात आ गई समझ में? ये है तरीका नंबर 1. लेकिन जिनको काइनेमेटिक्स ज्यादा पसंद है वो तरीका नंबर 2 भी कर सकते थे. आप बोलते ऊपर से नीचे आने के दौरान v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता. ऊपर से नीचे आने के दौरान फाइनल वेलोसिटी माइनस 80 का स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की ओर है माइनस 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है तो माइनस 10, और हाइट भी नीचे की ओर है यानी डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है तो माइनस h. तो वेक्टोरियली हम क्लास में क्या लेके चलते हैं? ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव. मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो देखिए क्या निकल कर आ गया, 80 का स्क्वायर दैट विल बी 6400 एंड हियर इट विल बी 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20h. इसका मतलब 6000 विल बी इक्वल टू 20h, व्हिच मींस h विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 600 by 2 यानी कि 300 meters. 300 meters. ऑलराइट. तो कई तरीके हो सकते हैं सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के. सोल्यूशन आपके सामने है. आई होप ये सभी बच्चों ने कर दिया होगा. इस तरीके के सवाल तो 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं और हमने तो बहुत प्रैक्टिस की ही है ना. चलिए आगे चलते हैं. अगला सवाल है, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप. A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge in the ratio 3:2. बड़ी डिफरेंट सी स्टेटमेंट है. पहले मीटर ब्रिज ही बना लेते हैं. ये मीटर ब्रिज की वायर है, दिस इज एंड A, दिस इज एंड B. ऑलराइट. और मीटर ब्रिज की वायर की स्पेशलिटी क्या होती है कि ये 1 मीटर है, दैट इज 100 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई.
अच्छा, अब इसके ना दो गैप होते हैं, एक गैप यहाँ पर है इसके और एक गैप यहाँ पर है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया भी है, और ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ से कनेक्टेड होगा and there will be galvanometer over here, this will be jockey, you will get the null point, right? Let's say at a distance of x centimeter, ये मुझे पता होता है, तो ये दूसरा कितना आ जाता है 100 माइनस x आ जाता है, 100 माइनस x, या इसी को आप y बोल देंगे, तो x by y ये p by q r by s के बराबर होता है, this much we know, ये होता है मीटर ब्रिज में, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट को दोबारा, देखते हैं हम क्या समझ सकते हैं। और रेसिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस वायर है RW, resistance wire, balances a 10 ohm resistance in the right gap, balances a 10 ohm resistance in the right gap, ये 10 ohm है right gap, which divides the bridge wire in the ratio 3:2, यानी given है x by y जो है ये 3:2 है, और देखते हैं वायर यूनिफॉर्म तो है ना, मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म वायर को भी कैसे डील करना है, फ्रस्टम वायर को कैसे डील करना है, सब कुछ सिखाया हुआ है, एंड करेक्शन को कैसे डील करना है ये भी सिखाया हुआ है ना। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, रेसिस्टेंस वायर की लेंथ है 1.5 मीटर, सो दिस लेंथ इज 1.5 मीटर, ठीक है जी। अच्छा, मतलब मीटर ब्रिज की वायर से भी लंबी लेंथ है इसकी, एनीवेज क्या फर्क पड़ता है। देन द लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ द रेसिस्टेंस वायर इज, लेंथ ऑफ 1 ohm ऑफ रेसिस्टेंस वायर, ये पूछा गया सवाल में। देखते हैं भाई, पहले तो जो समझ पा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। x क्या है, x दे रखा है 3/2 और ये p by q r by s के बराबर है, तो रेसिस्टेंस वायर बाय 10 अगर आप करोगे तो वो 3/2 आएगा, यानी कि रेसिस्टेंस वायर जो है वो 15 ओम की निकल कर आई है। रेसिस्टेंस वायर जो है वो कितने की निकल कर आ गई, 15 ओम की। अब आप क्या बोलेंगे, यू विल से नाउ 15 ओम्स जो है वो 1.5 मीटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका जो 15 ओम टोटल रेसिस्टेंस है वो 1.5 मीटर में, इसका मतलब 1 ओम कितने में होगा, ये तो सवाल है। 1 ओम अगर कितना रेसिस्टेंस वायर की लेंथ होनी चाहिए, दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 1 ओम। दैट इज क्वाइट सिंपल, यूनिटरी मेथड भाई, इट विल बी 1.5 by 15 और 0.1 मीटर, सो द करेक्ट रिजल्ट इज 0.1 मीटर। 0.1 मीटर यानी कि 0.1 मीटर का मतलब हुआ 1 into 10 to the power -1 मीटर। मुझे लगता है इजी सवाल था, बस मीटर ब्रिज था, और मीटर ब्रिज में इस तरीके का मॉडल बड़ा डिफरेंट सा है, सिंपल है लेकिन अक्सर कुछ ज्यादा अच्छा एग्जाम में पूछता है, तो बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें कुछ बच्चे अटके भी हों, क्योंकि डिफरेंट मॉडल है, आदत नहीं होती है ना, पर जिन्होंने ट्राई किया होगा उन्होंने तो डेफिनेटली बना लिया होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड से ही तो सॉल्व करना है, बात आ गई है समझ में, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। Our next question is from nuclear physics, देख के ही समझ में आ गया। When a uranium isotope U-23592 is bombarded with a neutron, it generates 3 neutrons and this krypton part, right? आपको बताना है साथ में और क्या निकला है, बहुत इजी है। देखो करना क्या है, मैंने आपको सिखाया है कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम रहने चाहिए, तो यूरेनियम 92-235 इसकी जब बम्बार्डमेंट आपने की न्यूट्रॉन, एक ही न्यूट्रॉन से, यानी दिस इज 0-1 है ना, कोई एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, और साथ में क्या निकला 3 न्यूट्रॉन्स, साथ में क्या निकले 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए 0-1, प्लस ये भी निकला एंड इट इज 3689 प्लस साथ में क्या निकला। अब ये जो प्लस साथ में x निकला, x इसके बारे में कमेंट करना है कि ये क्या है, तो आप बोलोगे लेट्स से इसका z और a आपने ये लिखा, तो आप बोलेंगे शेयर 92 plus 0 will be equal to 0 plus 36 plus z, सही बोल रहा हूं मैं। इसका मतलब आपने कहा z की वैल्यू बॉस कितनी निकल कर आ गई, यहां से z की वैल्यू आ गई 92 minus 36, 92 minus 36, so it will be 56, तो आप देख सकते हैं यहाँ 56 का कौन अवेलेबल है, सिर्फ बेरियम ही अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ बेरियम अवेलेबल है। आप दूसरी चीज भी चेक कर सकते थे, बट यानी आप मास नंबर से भी चेक कर सकते थे, बट एटॉमिक नंबर विल बी अ मोर प्रिसाइज थिंग। आपको एक ही, कोई बेरियम का दूसरा आइसोटोप अवेलेबल ही नहीं है कि मुझे मास नंबर भी चेक करना पड़े। मुझे लगता है दिस इज क्लियर फॉर यू, इजी वन। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, सोलेनॉइड आ गया भाई, मैग्नेटिक्स का क्वेश्चन या EMI का हो सकता है, पढ़ते हैं क्या है। एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, और ऐसा यूनिट में अगर मैं इसे कन्वर्ट करके लिखूं तो मैं बोलूंगा 0.5 मीटर, कोई तकलीफ ही नहीं।
हैविंग 100 टर्न्स, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन मैंने आपको सिखाया है, हम कैपिटल एन से टोटल टर्न्स को डिनोट करते हैं और स्मॉल एन से नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डिनोट करते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड में carries a current of 2.5 amperes, carries a current of 2.5 amperes. The magnetic field at the center of the solenoid is, तो बहुत सिंपल हो गया भाई, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपसे सोलेनॉइड के सेंटर पे पूछा गया है ना। और भाई कोर के बारे में कमेंट ही नहीं किया गया, तो कोर के बारे में अगर कमेंट नहीं किया गया तो फॉर्मूला विल बी सिंपल, म्यू नॉट एन आई या फिर म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय एल, यही होगा। वैल्यू डालते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स हैं भाई 100, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, दैट इज 2.5 एम्पियर्स, ये भी एसआई यूनिट में है। एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल गेट 0.5, कैन यू राइट इट एज 5/10, 5/10 व्हिच मींस शेयर इट एज 0.5 को आपने 5/10 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2.5 will be cancelling this 5 at 2, right? 2.5 2 टाइम्स पे कैंसिल करेगा, यहाँ 2 आएगा, 4 पाई बाय 2 यू कैन राइट इट एज 2 पाई इनटू 10 टू द पावर यहाँ -7 है और 3 जीरोस हैं, -7 और 3 जीरोस यानी ये -4 आ गया, -4 आ गया। अच्छा, वैल्यूज जो है वो किस टर्म्स में है, अगर यहाँ पे 3.14 लिखूं इंटू 2 कर दूं तो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4, 6.28 into 10 to the power -4 Tesla 6.28 into 10 to the power -4 Tesla. So this is option 2, all right? अच्छा, आपको बता दूं अगर आपसे गॉस में पूछा होता तो आप कहते 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, ये भी पूछा जा सकता था। सो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई है 6.28 into 10 to the power -4 टेस्ला, can you write this as 6.28 into 10 to the power -4 and 1 Tesla can be written as 10 to the power 4 Gauss। इसका मतलब ये कितना निकल कर आ जाता, 6.28 Gauss, 6.28 Gauss। बात आ गई समझ में, ये भी पूछा जा सकता था, फिलहाल हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है। ठीक, चलिए आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज। बहुत इजी सवाल भाई, फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वी नो कि जो एवरेज एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एफ जितने हो और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के तहत हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ के बी इंटू टी एनर्जी दी जाती है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस जो है वो मोनो एटॉमिक गैस के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन सी होती है, मोनो एटॉमिक गैस के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, सारी की सारी ट्रांसलेशनल मोशन की होती है, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। सो अगर सारी की सारी ट्रांसलेशनल मोशन की होती है, इसका मतलब आप f की वैल्यू 3 डाल दोगे अगर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलेंगे E एवरेज जो निकल कर आ रहा है दैट विल बी 3 into half by 2 kb into t, यानी 3/2 kb into t, दिस विल बी 3/2 kb into t, सो दिस विल बी द रिजल्ट। बात आ गई है समझ में, इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, एनसीईआरटी डेटा। अगला चलते हैं। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. बिल्कुल ठीक है भाई। The mass of the water in the capillary is 5 gram. Again a different type of problem. मास के बारे में कमेंट कर दिया है भाई, हमें तो हाइट के बारे में आता है बस। Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of the water will be, हमें तो भाई रेडियस और हाइट को रिलेट करना आता है, तो हम क्या बोलेंगे, वी नो। पहले चलो नया सा मॉडिफिकेशन देखते हैं कि कैपिलरी राइज का h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा 2t cos phi by r rho g। अग्री करते हो, 2t cos phi by r rho g where r will be not the radius of the meniscus but it is the radius of the tube, radius of the capillary tube, alright। तो अब क्या आप कह सकते हैं यहाँ पे, मास जो होगा, मास वो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो दैट कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम भाई सिलिंड्रिकल सेक्शन है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, सो दैट विल बी रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एच, एच का क्या फॉर्मूला डाल देंगे हम, 2t cos phi by r rho g, 2t cos phi by r rho g। अग्री करते हैं, अग्री करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब मास जो निकल कर आ रहा है
वो सिंगली आर के प्रोपोर्शनल है, सिंगल आर के प्रोपोर्शनल है। यदि ऐसा है तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि अगर रेडियस आर में, ध्यान से सुनना, आपने कहा कि रेडियस आर अगर हो तो मास 5 ग्राम है, और फिर आप कह रहे हैं कि रेडियस अगर 2r हो तो मास कितना होगा, तो मैं कहूंगा भाई मास और रेडियस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गए यहां से, यदि ऐसा है तो ये भी डबल हो जाएगा, 20 ग्राम 10 ग्राम विल बी द रिजल्ट। r को 2r करने पे मास भी कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो m इनिशियल बाय m फाइनल will be equal to r initial by r final, so you can write it as m initial 5 ग्राम दिया हुआ है, by m final आप निकालना चाहते हैं, r initial r दिया है, r final 2r दिया है। यहां से अगर आप सॉल्व करें तो देखिएगा m final निकल कर आ रहा है 10 grams, it will be 10 grams, that's your result। इजी है, बात आ गई समझ में। तो ये यहां से आप ऐसे फर्दर बात कर सकते हैं, इनफैक्ट आप यहां से यूं फर्दर बात कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस वैल्यू। ठीक है जी, कंक्लूजन आपके सामने है। आते हैं अगले सवाल पे। Our next problem is the ratio of contributions made by the electric and the magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is। Straightforward question, बहुत easy सवाल। मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड का? भाई दोनों का सेम ही होता है। इनफैक्ट लाइट के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि उसके ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटायरली रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर किसी भी रैंडम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कंट्रीब्यूशन ही पूछ लिया जाए कि किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकल इफेक्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी इफेक्ट, कौन से वेक्टर का ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे सर नाम में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी जितनी मैग्नेटिक फील्ड है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ऑप्शन 3 1:1 होगा। इनफैक्ट आई टोल्ड यू, वी नो कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, वही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी d स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट होती है। और यहीं से आप बोलते हैं ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई बाई बी की वैल्यू सी के बराबर होती है। दिस इंप्लाइज सी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को डालने के बाद ही ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। यानी आप लाइट के बारे में बात करो या किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करो, वैक्यूम में सभी के सभी जो होते हैं वो सेम स्पीड से चलते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन केस ऑफ इनसाइड अ वैक्यूम, राइट। तो वो यहीं से तो आता है डेटा। ये भी बात मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्टार्टिंग लेक्चर में सिखाई थी, पढ़ाई थी, याद आया? चलिए बात करते हैं आगे। सो 1:1 जवाब हमारे पास आ चुका है। वैसे भी लॉजिकली आप कहोगे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, कंट्रीब्यूशन है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का भी है। अगला सवाल है, assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star, okay? The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is। अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हो? आप बोल सकते हो we know कि जो रिजॉल्विंग पावर होती है ना, रिजॉल्विंग पावर which is reciprocal of limit of resolution। भाई अक्सर एग्जाम में रिजॉल्विंग पावर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता था, लेकिन मैं आपको हमेशा से सिखाता आया हूं कि पहले लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में कमेंट करते हैं। तो इसने भी इस साल बेसिक लेवल पर ही सवाल पूछ लिया। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है d/1.22 लैम्डा, एंड यहां से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होती है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वो होती है 1.22 λ/d। सो चलिए वैल्यू रखते हैं, where d is the diameter of the aperture of the objective lens of telescope and lambda is the wavelength of the light which is coming from the heavenly bodies। So that is 1.22 into lambda का फॉर्मूला 600 नैनोमीटर, lambda की वैल्यू दी हुई है, तो 600 into 10⁻⁹ हो गया भाई, ठीक है। एंड d के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये दिया है 2 मीटर, तो आप इसे यहाँ पे 2 मीटर अगर लिखना चाहें तो देखिए क्या निकल कर आएगा, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 पे जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.66 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -9 है, और 2 0 मल्टीप्लाई कर दोगे तो -7 आ जाएगा। दिस विल बी यूनिटलेस डायमेंशनलेस, रेडियन में आता है। सो 3.66 इंटू 10⁻⁷, विच रिजल्ट 3.66 इंटू 10⁻⁷, इट इज ऑप्शन 2। बाकी सारे दूर दूर तक मैच भी नहीं कर रहे, इजी है, अगेन फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। आइए बात करते हैं अगले सवाल की।
Our next problem is a wire of length L, area of cross section A, is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus. Solids का क्वेश्चन है भाई. We know Young's modulus बेसिक परिभाषा Young's modulus की ये होती है नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. अगेन एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम. नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये पहली चीज. मैंने तो आपको बहुत ही डिटेल और डेप्थ में कराया ये टॉपिक. तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे F बाय ए. F नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर वाला है ये. और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल आएगा. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, स्ट्रेन हमेशा वैल्यू पॉजिटिव डालनी चाहिए. आपने कहा फोर्स कितना लग रहा है, mg बाय ये ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा. चेंज इन लेंथ कितना है, यानी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से कितना डेविएशन है. ओरिजिनल लेंथ उसकी L है और इट हैज चेंज टू L1, सो चेंज इज L1 माइनस L. एंड इन द डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ओरिजिनल लेंथ वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी इट विल बी L. सो mgl बाय a L1 माइनस L. द रिजल्ट इज mgl बाय a इट इज L1 माइनस L. दिस वन, दिस वाज योर करेक्ट रिजल्ट. इजी है, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन स्ट्रेस की, राइट. चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 की पावर -20 जूल. दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली. शायद आप डीएनए सुन के यहाँ घबरा गए होंगे, राइट. बायो का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. यूनिट्स के इंटर कन्वर्जन का है. देखो भूल जाओ स्टेटमेंट क्या है. कह रहा है कि एनर्जी है 10 की पावर -20 जूल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो व्हाट यू नीड टू डू, we know that 1 joule corresponds to or 1 electron volt you can say corresponds to 1.6 into 10 to the power -19 joule. यहां से शुरू कर ले, ठीक है. इसका मतलब 1 जूल जो है that will be 1 by 1.6 into 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका मतलब आपको कहा गया है 10 की पावर -20 जूल किसके बराबर होगा. तो आप इसे लिखेंगे 10 की पावर 1 बाय यूनिटरी मेथड भाई 1.6 into 10 to the power -19 एंड इट इज 10 की पावर -20. ऐसे ही करोगे तो देखिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट 10 की पावर -1 बाय 1.6. और इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 10 into 10 to the power -2 ओवर 1.6. तो आप देख सकते हैं दिस विल बी 6.25 into 10 to the power -2. 6.25 into 10 to the power -2. और देखिए अगर मैं इसे 0.6 की टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये 10 की पावर हटाना चाहूँ, ये कहें तो मैं इसे लिखूंगा 0.06. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 0.06. आ जाएगा निकल कर. चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ. Our next problem is in a certain region of space with volume 0.2 meter cube. ये डेटा दिया है. The electric potential is found to be 5 volt throughout. Electric potential 5 volt throughout है. The magnitude of electric field है 0 होगा भाई. इसमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना. क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हो we know कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सा फॉर्मूला होता है भाई -dV/dr. If electric potential is 5 volt, it is 5 volt constant. अगर कांस्टेंट है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा विच इज -dV/dr. अगर dV ही 0 है, अगर dV कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है भाई. इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्ट होता है. अगर हर जगह का पोटेंशियल सेम ही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह, मेटल की तरह, कंडक्टर की तरह, तो उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. तो इस बार भी जवाब क्या होगा, 0. बात आ गई समझ में, इजी कंसेप्चुअल वन. अगला है The mean free path for a gas with molecular diameter. जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ mean free path, मुझे समझ में आ गया NCERT वाला एक्सप्रेशन है. मैंने आपसे कहा था ना कुछ टॉपिक्स के लिए आपको NCERT पढ़नी है, जिसमें से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए मैंने आपसे कहा था कि अक्सर पूछ लेता है मीन फ्री पाथ. और देखिए जैसा मैंने कहा एग्जैक्टली वही निकल कर आ गया. इट विल बी द डेटा विल बी √2n πd². ये डेटा होता है, ये आपको NCERT में डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन होता है. और नीट के लिए एटलीस्ट NCERT के सारे फॉर्मूले तो आप आई एम श्योर टिप्स पर करके गए होंगे, आपके टीचर्स ने आपको करवाए होंगे, ठीक है ना, जैसा कि आप हमेशा प्रिपेयर करते हैं. तो चलिए ये सवाल भी सॉल्व हो गया. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. अगला सवाल है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, राइट. देखिए आई टोल्ड यू कितने सारे फॉर्मूले होते हैं.
डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए मैंने आपको कहा था कि लैम्डा डी जो होता है वो h बाय p होता है, वो h बाय mv होता है, वो h बाय अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी होता है, वो h बाय अंडर रूट ऑफ 2m qv होता है, वो h बाय v नॉट वेयर v नॉट कैन बी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल, वो h बाय अंडर रूट ऑफ 3m kb into t होता है, वेयर kb is the Boltzmann constant and t is the absolute temperature. ये R equals to mv by bq करते हैं, R equals to mv by bq करते हैं मैग्नेटिक्स में, तो mv को rbq भी लिख सकते हैं, तो ये h by इन द डिनोमिनेटर rbq होता है. बड़े सारे एक्सप्रेशन होते हैं, आई टोल्ड यू इतने सारे तो एटलीस्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बताई थी कि अक्सर ये इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लेता है. फॉर इलेक्ट्रॉन अगर आप सारी वैल्यूज डाल देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा डी जो है ये निकल कर आ जाएगा 12.27 बाय अंडर रूट ऑफ वी नॉट, वेयर वी नॉट कैन बी एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग पोटेंशियल, और ये रिजल्ट निकल कर आता है एंगस्ट्रॉम में. एंगस्ट्रॉम में आपको याद होगा. चलिए अब सवाल पढ़ते हैं. इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात है भाई, रेस्ट से एक्सेलरेट किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला, और कहा जा रहा है यदि आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज एग्जैक्टली, देखो डेटा कटने वाला, कैंसिल आउट होने वाला डेटा है, तो यहाँ यदि आप इसकी वैल्यू डालेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा लैम्डा डी, विच मींस ये 1.227 इंटू 10 की पावर -2 है, तो मैं इसे यहाँ लिख दूं 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर भी है, 10 की पावर -9 भी है, दैट विल बी इक्वल टू 12.27 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, राइट, एंड बाय रूट वी नॉट. अगर आप ध्यान से देखें, यदि मैं इसको भी 1.227 बना लूं तो क्या है, 10 की पावर -9 होगा. अगर ऐसा है तो देखिए 1.227 और 10 की पावर -9, 1.227 और 10 की पावर -9 बन जाएगा, कैंसिल आउट होगा. रूट वी नॉट जो है वो 10 की पावर 2 इन द डिनोमिनेटर आ रहा है, इसका मतलब 1/100. रूट वी नॉट इज 1/100, रादर 10 की पावर -2 इन द डिनोमिनेटर मींस 10 की पावर 2 इन द न्यूमरेटर, सो रूट वी नॉट विल बी 100 यार, रूट वी नॉट विल बी 100. So if root v naught is 10 की पावर 2, इसका मतलब v naught कितना निकल कर आ गया, 10 की पावर 4 निकल कर आ गया. v naught कितना निकल कर आ गया, अगर रूट v naught 10 की पावर 2 है तो v naught का मतलब 10 की पावर 4 वोल्ट आ गया. बिल्कुल सही जवाब है ना. चलिए आते हैं अगले सवाल पे. Our next problem is, in a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produces beats of frequency 6 Hz. तो यहाँ आपको गिवन है कि बीट्स फ्रीक्वेंसी जो है भाई वो 6 हर्ट्ज है. अब आपको याद होगा मैंने आपको वेव्स में पढ़ाया कि बीट्स या डॉपलर में से सवाल आता है या फिर ऑर्गन पाइप में से, तो देखिए इस बार बीट्स में से आया है. FA माइनस FB जो है वो 6 के बराबर है, यानी FA माइनस FB जो है वो ±6 के बराबर होगा, जिसमें से टेंशन एंड बीज फ्रीक्वेंसी ऑफ A 530 गिवन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A 530 गिवन है, माइनस FB ये ±6 है, यानी कि FB कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ से, ये या तो आ जाएगा 536 हर्ट्ज या फिर ये आ जाएगा 524 हर्ट्ज FB, ठीक है, 524 हर्ट्ज. तो देखो अगर आपके पास 536 हर्ट्ज है, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी B की 536 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब है बीट्स कैसे आया, FB माइनस FA आया, क्योंकि ये 536 है और उसके पास 530 है, ठीक है. तो अगर आपकी बीट्स फ्रीक्वेंसी 536 है और आप FB को रिड्यूस करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टेंशन इन B इज स्लाइटली डिक्रीज्ड, टेंशन अगर डिक्रीज करोगे तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी यार, और अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो आप क्या कहेंगे, इफ FB इज डिक्रीज्ड, इसका मतलब है FB और FA के बीच का गैप कम होता जाएगा, 536 विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू 530, तो F बीट्स जो है ना, F बीट्स जो है वो भी डिक्रीज होंगे, ठीक है. ये सबसे पहले मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, बीट्स फ्रीक्वेंसी से की थी, बीट्स से, ठीक. और यहाँ क्या है इसके साथ, अगर मैं FB की फ्रीक्वेंसी 524 से रिड्यूस करूंगा तो इस 524 के रिड्यूस करने पर 530 और 524 की रिड्यूस वैल्यू का गैप बढ़ता चला जाएगा, यानी आप ये बोलोगे कि यहाँ के अकॉर्डिंग अगर FB की वैल्यू घटाऊं, रिड्यूस की जाए, तो इसका मतलब है बीट्स फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ना चाहिए भाई, बीट्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए, बीट्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जानी चाहिए. तो चूज कीजिए कि एग्जामिनर क्या कह रहा है, वो कह रहा है टेंशन इन B स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी. द बीट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस टू 7 हर्ट्ज, भाई टेंशन डिक्रीज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहे हैं और बीट्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, तो यही वाला तो केस होगा.
इसका मतलब द करेक्ट रिजल्ट इज 524 हर्ट्ज। करेक्ट रिजल्ट इज 524 हर्ट्ज। बात आ गई है समझ में? इजी। बात करते हैं आइए अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply। AC supply 12th वालों के साथ तो चल भी AC रहा है, अभी AC करा रहा हूं ना मैं आपको। देखिए द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज, मैंने आपको सिखाया है कि रेटेड वैल्यू होगी तो RMS ही दी होगी, और आपको करंट की RMS वैल्यू पूछी गई है तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं वी नो कि RMS वैल्यू ऑफ करंट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू VRMS बाय Z। VRMS बाय Z, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर ही कनेक्टेड है तो आप बोलेंगे कि इंपेडेंस जो है वो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ही होगा। इंपेडेंस जो है वो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस ही होगा XC के बराबर। सो VRMS व्हाट यू कैन राइट, VRMS यू कैन राइट 200 एंड XC की वैल्यू यू कैन राइट 1 अपॉन ओमेगा C, राइट? 1 अपॉन ओमेगा C। ओमेगा इज कितना? और 1 अपॉन 2 पाई FC। सो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही लिखता हूँ, अभी फॉर्मूला बेस्ड बात कर लेते हैं पहले। ये होगा VRMS and 1 upon omega C, that can be written as VRMS omega C, which means VRMS and it is 2 pi FC। 2 pi FC अब डालते हैं सारी वैल्यूज। तो VRMS कितना है? VRMS आपको दिया है 200 इंटू 2 पाई, और मैं क्या करूंगा, मैं इसे 22/7 इस फॉर्म में लिख देता हूं यार। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज दे रखी है तो ये आ गया 50, और कैपेसिटेंस कितना है? 40 माइक्रोफैराड है, सो आई कैन राइट एज 40 into 10 to the power minus 6। 40 into 10 to the power minus 6। ऑलराइट, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या निकल कर आ गया? हमारे पास निकल कर आ गया 2 इधर और 22 into 2 44 इधर एंड 7 इन द डिनोमिनेटर, एंड आई गेट 5 into 4 20, 5 into 4 20 into 1 0 2 0 3 0 4 0 ऑलरेडी है, तो ये बचा 10 की पावर -2, और उसके बाद भी आपने 20 लिख दिया, उसके बाद भी आपने 20 लिख दिया, तो ये कितना बचेगा? 10 की पावर -1। और अगर इनफैक्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं ना तो आई कैन राइट IRMS विल बी इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, अगर स्मार्ट कैलकुलेशन से निकालने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे 2 into 2, ये आ गया 4 into 44, 4 into 44 यानी 176/7 इंटू 10 की पावर 176/7 इंटू 10 की पावर -1 बचेगा, वो जीरो तो आप एब्जॉर्ब ही कर चुके हो, -1 यानी इसको आप 70 भी बना सकते थे। आप सीधा बोलते कि सर ये तो 70 ऐसे आ गया, ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो हट गया, ये आ गया 70। तो अगर मैं इसे अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो आई गेट 7 to 40 पे जाएगा, देन 35 समथिंग के आ रहा है, आसपास आ रहा है, तो 2.5 एम्पियर इज द रिजल्ट। 2.5 एम्पियर रिजल्ट आ रहा है। आप देखिए स्मार्ट कैलकुलेशन ओरली हो जाएगी, सो इट इज 2.5 एम्पियर है ना। 7 से काटूंगा तो 7 2 14 होता है, अगर ये 35 और ऐड करते उसमें यानी 175 होता तो अप्रोक्सीमेट एग्जैक्टली 2.5 आता। 176 है तो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हल्का सा, बट ये 2.5 ही है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन अ पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू फॉरवर्ड बाइसिंग करने पे। फॉरवर्ड बाइसिंग करने पे व्हाट यू कैन से, फॉरवर्ड बाइसिंग से सर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट मिलता है, करंट जो फ्लो करता है वो बड़ा होता है यानी मिली एम्पियर में होता है, रेसिस्टेंस जो ऑफर होती है वो छोटी होती है, किलो ओम्स में होती है, और आप ये कहते हैं कि डिप्लीशन रीजन थिन हो जाती है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन रीजन मोटी हो जाती है, करंट फ्लोइंग लो होता है, माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बड़ा होता है, मेगा ओम्स में ऑफर होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को सपोर्ट मिलता है। तो आप कहेंगे अगर आपका डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन है, तो वो रिवर्स बाइसिंग की वजह से होगा, सो दैट विल बी रिवर्स बाइस ओनली। फॉरवर्ड क्या करता है, फॉरवर्ड क्या करता है, रिड्यूसेस द विड्थ, रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ऑलराइट, रिड्यूसेस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। बात याद रहेगी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। Our next problem is the Brewster's angle IB for an interface should be, Brewster's angle कितना है, तो देखो आप क्या बोल सकते हैं, we know Brewster's angle, Brewster's law में ही तो सुना था, mu will be equal to tan IP, mu will be equal to tan IP, since ये mu जो है ये हमेशा ही mu of denser with respect to rarer होता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, इसका मतलब tan IP जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इसका मतलब IP जो है वो डेफिनेटली 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी काम बनेगा। यानी 45 से बड़ा और 90 से छोटा, 45 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी ऑप्शन 4 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट वन। सही है। चलिए बात करते हैं आगे।
द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हर साल की तरह वेव्स एंड ऑसिलेशन का ठीक ठाक वेटेज है और कहा जा रहा है एसएचएम के बारे में बात करनी है। सो से एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। देन आपको याद होगा ओरली डेरिवेटिव लेने सिखाए थे मैंने, v इक्वल्स टू dx by dt। मैं बोलता था ना चेन रूल लगा ओरली, तो यहां से क्या आता था ये a ओमेगा cos ओमेगा टी। एंड एक्सेलरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं dv by dt, फिर से एक और बार ओरली डिफरेंशिएट कर दोगे, सो इट इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। तो एक जो है वो साइन है और एक जो है वो माइनस साइन है। इन दोनों को अगर समझने की कोशिश करें तो इनके ग्राफ ठीक उल्टे होंगे। ठीक उल्टे होने का मतलब है फेज डिफरेंस जो है दोनों के बीच का वो 180 डिग्रीज और पाई है। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का 180 डिग्री और पाई है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया सोचने का, सो इट इज पाई रेडियन। दूसरा तरीका सोचने का क्या हो गया, आपको लाइन डायग्राम पे कई बार मैंने बताया और समझाया है कि यदि ये मीन पोजीशन है, यदि ये EP1 एक्सट्रीम पोजीशन है और यदि ये EP2 एक्सट्रीम पोजीशन है, यदि आप मीन पोजीशन से आगे जाके कहीं यहां पर खड़े हो तो आपका x तो पॉजिटिव है, मगर फोर्स किधर लगेगा भाई? फोर्स किधर लगता है? फोर्स लगता है पीछे। आगे जाने पे फोर्स पीछे लगे तभी तो नेगेटिव बोलोगे भाई। आगे जाने पर फोर्स पीछे लगे और पीछे जाने पर फोर्स आगे लगे तभी तो आप एक पॉइंट के आसपास आगे पीछे ऑसिलेट करते रहेंगे। याद आया? एसएचएम को बहुत फील के साथ पढ़ा था हमने भाई। अगर आप y दूरी पीछे होगे तो आप ये कहेंगे कि यहां पर फोर्स जो है वो आगे की डायरेक्शन में होगा, यानी जब y नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो फोर्स कैसा है? आगे की डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली आप क्या बोलोगे? उसे पॉजिटिव बोलोगे। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है या एक्सेलरेशन, जो फोर्स और पोजीशन के बीच का रिलेशन होगा, वैसा ही एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच का भी फेज रिलेशन होगा, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है और मास तो हमेशा पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव चीज जब मल्टीप्लाई होती है तो वो फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी एज सच, है ना। साइन में कोई चेंज नहीं होगा, मैथमेटिकल शब्दों में ये कह सकते हैं। सही है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर्स हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10 to the power -7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। समझते हैं क्या बोल रहा है? ये कह रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अपना चार्ज, एंड रेडियस कितना दिया हुआ भाई? रेडियस इसका दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर यानी बाहर खड़ा रहेगा। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बहुत इजी है, देखो वी नो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R/r³ फॉर r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R, है ना, इनसाइड के लिए, एंड E विल बी इक्वल टू KQ/r² फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। यही होता है। तो देखो आप आउटसाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ये वाला यूज करेंगे आप। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी KQ/r², यानी कि दैट विल बी 9 into 10 to the power 9, राइट। Q कितना है? Q दे रखा है 3.2 into 10 to the power -7, और r² रेडियस कितना है भाई? दूरी आपको लेनी है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सो विल राइट 15/100 यानी 15 into 10 to the power -2, 15 into 10 to the power -2, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर चाहिए, लेकिन इस पूरे का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 9 into 3.2 यानी 32/10 लिख देते हैं इसे, into 10 की पावर 9 into 10 की पावर -7, and in the denominator you can write 15 into 15, right, into 10 की पावर -4। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिए मुझे क्या क्या समझ में आएगा। सबसे पहले मैं 3 से काटूंगा अगर, तो 3, 5, 15 ये ऐसे आ जाएगा भाई, और फिर से मैं 3 से काटूंगा तो 3 into 5 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ध्यान से समझूं तो मुझे समझ में आएगा कि देखिए जरा, आई कैन राइट इट दिस वे। मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं इसे। सो दैट विल बी इक्वल टू 32/10 तो है ही, तो आपने इसे लिखा 32/10 इनटू आप क्या कीजिए, यहां से 100 निकाल लीजिए, यानी 100 निकाल लिया आपने, और डिनोमिनेटर का 5 into 5 क्या है? 25 है। तो बचा हुआ 10 की पावर 7 और 10 की पावर -7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 की पावर -4 जो डिनोमिनेटर में है वो 10 की पावर 4 इन द न्यूमरेटर अपीयर हो जाएगा। मुझे लगता है आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं 25 से काटने की कोशिश करूं तो आई कैन से 25 into 400 हो जाएगा। मैं ये करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली। तो इसका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा?
यू विल गेट 32 इंटू 4 अगर मैं करूंगा तो 4 इंटू 2 8 एंड 3 इंटू 4 दिस इज 128 बाई 10 है, यानी 12.8 इंटू 10 टू द पावर 4, 12.8 इंटू 10 टू द पावर 4, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5, 1.28 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इसके ऑप्शंस मैंने मेंशन नहीं किए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बस वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये रिजल्ट है, मैं बाय मिस्टेक ऑप्शंस इससे मेंशन नहीं कर पाया। ठीक है, समझ में आ गया, रिजल्ट मैच कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैराड। तो आप लिख सकते हैं गिवन जो है कि वैक्यूम वाला CV जो है दैट इज 6 माइक्रोफैराड, वैसे एयर कह रखा है तो मैं फिर भी वैक्यूम लेके चल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। With the introduction of a dielectric medium, with an introduction of a dielectric medium, the capacitance becomes, यानी मीडियम वाला जो है 30 माइक्रोफैराड आ गया। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं सवाल आगे नहीं पढ़ रहा, पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि CM जो है वो एप्सिलॉन R CV होता है, यानी यहाँ से आप एप्सिलॉन R की जो वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कमेंट कर सकते हो, वो ये है। तो ये 30 माइक्रोफैराड बाय 6 माइक्रोफैराड होगा बेटे, तो ये 5 निकल कर आ गया, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। आपसे कहा गया द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज, ये तो बहुत ही इजी हो गया, इसकी जरूरत भी पड़ने वाली थी। आप कहेंगे एप्सिलॉन R which is basically epsilon m by epsilon naught that is equal to 5, that is equal to 5। इसका मतलब एप्सिलॉन R कितना निकल कर आ जाएगा, that will be 5 times epsilon naught, यानी 5 into 8.85 into 10 to the power minus 12, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना निकल कर आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4.4 आ रहा है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 44 पॉइंट समथिंग, राइट, इंटू 10 की पावर -12। अगर ऐसे का ऐसे छोड़ दूं तो, या अगर 0.44 तक कंपेयर करूं तो ये 10 की पावर -10 आ जाएगा भाई। 0.44 इंटू 10 की पावर -10, सो 0.44 इंटू 10 की पावर -10 SI यूनिट्स। सो इसलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। बात आ गई समझ में? बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। अगला सवाल क्या लाया है हमारे लिए? अगला सवाल है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो आई टोल्ड यू यार, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान जो फाइनल रिजल्ट है उसे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद जो रिजल्ट है उसे मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होता है। तो यहाँ अगर आप देखें 9.99 माइनस 0.0099, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 9.98, it will be approximately 9.98 and rounded off to minimum number of decimal places। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहिए होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के दौरान मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए होते हैं। ऑप्शन 3 9.98 मीटर इज द करेक्ट रिजल्ट। बात आ गई समझ में? अगला सवाल क्या है? Our next problem is a series LCR circuit is connected to an AC voltage source। एक series LCR circuit, फिर से मैंने कहा AC पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो देखते हैं कैसे कैसे सवाल आए। When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is। इसको देखिए ऐसे बनाते हैं ताकि थोड़ा सा रिलेट कर पाए। ये L है, ये R है, ये C है। वो कह रहा है when L is removed, इसका मतलब ये खत्म हो गया। तो इन दोनों के बारे में चर्चा है, R और C के बारे में। तो आपने कहा ऑब्वियसली करंट लीड करेगा, लेकिन 90 डिग्री से नहीं करेगा। प्योरली कैपेसिटिव होता तो 90 डिग्री से लीड करता, RC है तो लीडिंग होगा। करंट कैपेसिटिव में करंट लीड करता है, एंड करंट और वोल्टेज के बीच में π/3 है। तो आप ये बोल सकते हैं कि tan phi जो होता है, tan phi दैट इज इक्वल टू XC/R दैट इज इक्वल टू π/3। ऐसे हमने निकाला। अच्छा, फिर और क्या कह रहा है वो देखते हैं। If instead C is removed from the circuit, अगर C को रिमूव करेंगे तो आप क्या कहोगे? तो पहले वाले केस में तो आपने क्या किया, आपने L को रिमूव किया। पहले वाले केस में आपने L को रिमूव किया। अब आप क्या बोल रहे हैं? अब अगर इनकेस सर C रिमूव होगा तो क्या होगा? तो अगर C रिमूव होगा तो आप R और C के बारे में बात कर पाओगे। अब की बार वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगा, बट नॉट बाय 90 डिग्री, राइट। प्योरली इंडक्टिव होता तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आता। फेज डिफरेंस इज अगेन π/3, यानी tan phi जो है यहाँ पर ये XL/R है, ये भी कितना निकल कर आ गया? π/3। सो क्या आप यहां पर ये कह सकते हो कि XC/R जो है ये XL/R के बराबर है,
इसका मतलब XC विल बी इक्वल टू XL, यानी ये सर्किट ऐसा है जिसमें कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैसी है, सेम है राइट। अब से कहा जा रहा है द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है बेटे cos phi, जैसे ये tan phi है ना, पावर फैक्टर PF जो होता है वो cos phi होता है। और जिस इम्पीडेंस ट्राइंगल के बारे में आप बात करोगे उस इम्पीडेंस ट्राइंगल में ये एंगल phi है, बेस नेट रेजिस्टेंस देता है, परपेंडिकुलर नेट इम्पीडेंस नेट रिएक्टेंस देता है और हाइपोटेनियस नेट इम्पीडेंस देता है, तो ये R by Z हो गया है। सो दैट विल बी इक्वल टू R by अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, मगर आपने अभी तो कहा XL और XC बराबर है, अगर XL और XC बराबर है तो टर्म ही खत्म हो गई। इसका मतलब R by R कितना आ गया, 1 आ गया। सो द करेक्ट रिजल्ट इज 1.0 और 1 यू कैन से। पावर फैक्टर कितना निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा। बात आ गई समझ में, इजी है ना। चलिए आगे चलते हैं। Our next problem is dimensions of stress। देखो dimension of stress simple है भाई, stress is defined as restoring force per unit area, so you'll write dimensions of restoring force per unit area, so you'll mention it as force की dimension ml2 t minus 2 और इसे area से divide करेंगे यानी L2 से divide करेंगे, so the result is ml minus 1 and t minus 2, ml minus 1 and t minus 2, which means what is the correct result, ml minus 1 and t minus 2 this, and it is same as that of pressure, same as that of pressure, ये बिल्कुल ही प्रेशर की डायमेंशंस के जैसा है, प्रेशर की डायमेंशन के जैसा है। बात आ गई समझ में। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। Our next problem is light of frequency 1.5 times the threshold frequency। तो गिवन क्या है लिखते जाते हैं यार साथ साथ। गिवन है कि जो रेडिएशन है न्यू दैट इज 1.5 टाइम्स दैट उसकी फ्रीक्वेंसी इज 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा फिर आप क्या कर रहे हैं, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। अगर आप फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दोगे, फ्रीक्वेंसी न्यू डैश जो है वो न्यू बाय 2 हो गई, सो दैट विल बी इक्वल टू 1.5 म्यू नॉट का हाफ यानी 0.75 म्यू नॉट विच इज लेसर देन म्यू नॉट। यानी कि आपके पास सिनेरियो ये क्रिएट हो गया है कि आपने जो फाइनल वी डैश दिया वो इनिशियल का हाफ कर दिया, यानी वो थ्रेशोल्ड से भी कम हो गया, और थ्रेशोल्ड से कम हो गया तो आप बोलेंगे नो फोटो करंट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या नो फोटो करंट। भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी, सो द करेक्ट रिजल्ट इज व्हाट इज द करंट, करंट है ही नहीं तो व्हाट इज द करंट, इट इज 0, ऑप्शन 1। बात आ गई है समझ में। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। मुझे लगता है आप भी इजीली मेरे साथ कर पा रहे होंगे, लॉजिकल है अप्रोच, तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, तो ये पेपर तो बिल्कुल जैसा मुझे फीडबैक मिला कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन ओरली हो रहे थे जैसे आप ही ने सेट किया हो पेपर, राइट। सो एनीवेज भाई ऐसी चीजें हम क्लास में बहुत इजीली कर लेते हैं। The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are insulators और semiconductors, दोनों में negative temperature coefficient होता है। उसका कारण ये होता है as temperature increases, टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाओगे चार्ज कैरियर्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ऐसे लिख देता हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो कई लोगों ने, कई इंस्टीट्यूट्स ने इसका जवाब दिया है सेमीकंडक्टर्स ओनली, लेकिन आपको पता होना चाहिए वैसे हम इंसुलेटर्स के बारे में ज्यादा बात करते नहीं है कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के पे या टेम्परेचर का इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वेरिएशन होता है। पर अगर आप सेमीकंडक्टर्स के लॉजिक को समझते हैं तो एनालॉजी बिठा सकते हैं आप, इंसुलेटर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। बात आई समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इट हैज अ मोबिलिटी ऑफ, ये तो बहुत ही इजी आ गया। आई टोल्ड यू ना, मैंने आपको बताया था रिलेशंस आते हैं उन्हें देखना होता है, तो मोबिलिटी म्यू जो होता है दैट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया था मैंने आपको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ऐसा यूनिट में वैल्यू डालते हैं बेटे 7.5 into 10 to the power minus 4 it is, right? And the value of electric field in SI unit that is 3 into 10 to the power minus 10, 3 into 10 to the power minus 10, alright? ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ गया, it is 2.5 into 10 to the power 6, 2.5 into 10 to the power 6,
ठीक है, ये देखिए 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -4 है, चेक कर लिया मैंने डेटा। 2.5 इंटू 10 की पावर 6 SI यूनिट्स में आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल है। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 6 इन SI यूनिट्स। बात आ गई समझ में? आते हैं आइए अगले सवाल पे। Which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature for copper? कॉपर के लिए बात है, नहीं मेटल्स के लिए बात है। So for metals आप बात करेंगे कि रेसिस्टिविटी फाइनल जो होती है वो रेसिस्टिविटी इनिशियल 1 प्लस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये होता है लीनियर रिलेशनशिप। तो इस लीनियर रिलेशनशिप के आधार पे बच्चों को लगा या मैक्सिमम लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब दिया है कि स्ट्रेट लाइन कर्व होगा सर, ऑप्शन 2। पर ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि ये ओनली फॉर अ स्मॉल या शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन के लिए ही एप्लीकेबल है, शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ही एप्लीकेबल है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि भाई स्ट्रेट लाइन कर्व तो होगा नहीं। बट एक बात जो वैलिड है वो क्या है, बट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस आपकी रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करती जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज एप्लीकेबल। तो कौन सा ऐसा कर्व है? वो कर्व है ऑप्शन डी 4, ठीक है। बात आ गई है समझ में? चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर कनेक्टेड टू दिस। सवाल क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको याद होगा लॉज ऑफ मोशन में मैं आपको हमेशा कहता था कि 2 पार्टिकल सिस्टम के जो रिजल्ट्स हैं इन्हें तो आप याद ही रखिए, तो आप क्या कह सकते हैं? वी नो, आपको सिखाया गया है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो बड़ा मास माइनस छोटा मास इस सिस्टम में इनटू g ओवर m1 प्लस m2 होता है। वैसे आप ये भी देख सकते हो कि सर बड़े वाला मास नीचे जाएगा, हल्के वाला मास ऊपर जाएगा, तो सपोर्टिंग फोर्स क्या है? इसका वजन। अपोजिंग फोर्स क्या है? इसका वजन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? नेट फोर्स बाय नेट मास, यानी कि 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन। ये आपको अगर g की टर्म्स में बात करना है, सो विल राइट इट एज 6 माइनस 4 इंटू g over 6 plus 4. So you will write it as 2g by 10 or g by 5. 2g by 10 या g by 5. g by 5. तो ऑप्शन डी g by 5 is your correct result. बात आ गई समझ में? चलिए आगे देखते हैं। A screw gauge has least count of 0.01 मीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, देखिए आ गया है। A screw gauge has least count of 0.01 mm and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauges. We know कि pitch का फॉर्मूला, ये least count का फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट मैंने निकालना आपको सिखाया है स्क्रू गॉज में। मैंने जो फॉर्मूला बताया था लीस्ट काउंट LC का, दैट इज जो आपकी पिच है एंड डिवाइडेड में आप नंबर ऑफ डिविजन्स कर सकते हैं यार, नंबर ऑफ डिविजन्स। ऑलराइट, आपसे पूछा गया पिच पूछा गया, तो यहां से पिच कैसे निकलेगा? पिच निकलेगा लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। सो लीस्ट काउंट कितना है भाई? लीस्ट काउंट दिया है 0.01 mm, 0.01। तो ये भी अगर mm में आप डालना चाहो तो आंसर भी पिच का mm में ही आएगा एंड इट इज 50 डिविजन्स। 50 divisions, so you will write it as 0.5 mm. 0.5 mm. So all the options are also in mm. So you will choose option D, 0.5 mm. Option 4. Easy है? बन रही है बात? समझ पा रहे हैं? फटाफट चलिए आगे चलते हैं। In Young's double slit experiment, wave optics का सवाल आ गया। If the separation between the coherent sources halved and the distance of the screen, standard formula based सवाल है। पूछा क्या eventually? फ्रिंज विड्थ पूछा है। तो फ्रिंज विड्थ बीटा जो होता है वो लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी होता है। और आपसे कहा गया है कि एक काम करो, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द कोहेरेंट सोर्सेज को कर दो डबल, इनटू कर दो डबल, और इसको कर दो हाफ कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का। तो कितना टाइम हो जाएगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 2 भी न्यूमरेटर बन के आएगा, यानी कि इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। इसका मतलब 4 टाइम्स। ऑप्शन डी 4 टाइम्स। बात आई समझ में? इजी है। आगे बढ़ाएं डिस्कशन को। अगला पार्ट है, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रूथ टेबल इज। लॉजिक सर्किट जो दिया है उसके लिए ट्रूथ टेबल चुनना है, तो चुन लेते हैं भाई। पहले डाल के देखते हैं 0 0 0 0। जब 0 0 डाला तो नॉट ने क्या किया? 1 1 कर दिया, और ने क्या किया? 1 1 पे 1 दे दिया, लेकिन नॉट ने क्या किया? 0 दे दिया। तो 0 0 पे 0 मिलने वाला है, 0 0 पे 0 मिलने वाला है। अब जरा 1 1 देते हैं। 1 1 पे नॉट ने क्या किया? 0 0 दे दिया, और को 0 0 इनपुट फीड हुआ, और ने आउटपुट 0 दिया, सामने लगे नॉट ने 1 कर दिया। तो 0 0 पे 0 आना चाहिए और 1 1 पे 1 आना चाहिए। और कहीं एक 0 1 देके चल लो, कहीं एक 0 और 1 देके चलिए। अगर यहाँ 0 यहाँ 1 दे या वहां 1 यहाँ 0 दे, एक ही बात है।
तो 0 और 1 अगर आप दोगे तो नॉट उसको 1 और 0 फीड करेगा और 1 देगा, और आंसर में नॉट जो लगा है क्योंकि ये नॉर गेट है ना, तो ये 0 दे देगा। तो आपके पास बस 1 1 में 1 है, बाकी सभी में 0 है। तो 1 1 में 1 है, बाकी सभी में 0 है, 1 1 में 1 है, बाकी सभी में 0। ऐसा किसमें? ऐसा है ऑप्शन बी में। देखिए 1 1 पे 1 है और बाकी सभी में 0 है। ये जो सेट मिल रहा है आपको, दिस 1 1 पे 1 है और बाकी सभी में 0 है। सो यू विल बी सेलेक्टिंग ऑप्शन बी 2। इजी, लॉजिक गेट्स, लॉजिकल है भाई। सवाल आगे बढ़ाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस। भाई सीधा सा सवाल आपको मास एनर्जी इक्विवेलेंट से दिया है, E = mc स्क्वायर से। एनर्जी इक्विवेलेंट तो ऐसे ही बात करते हैं। मास कितना है? 0.5 ग्राम है। शुड आई राइट इट एज 5/10? 5/10 अभी ग्राम में हुआ ना, इसको केजी में चेंज करें, 10 की पावर -3। 0.5 को मैंने क्या किया, 5/10 लिखा, इंटू 10 की पावर -3, और ये आ गया 3 × 10⁸, लेकिन इसका स्क्वायर। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? इट शुड बी 1/2 इंटू 10 की पावर -3 एंड इट शुड बी 9 × 10⁻16। तो 9/2 विल बी 4.5 एंड 10 की पावर 16 -3 इट शुड बी 10 की पावर 13। 10 की पावर 16 -3 it should be 10 की पावर 13 जूल। So the correct result is 4.5 into 10 to the power 13 joules। 4.5 into 10 to the power 13 joules, ऑप्शन 3। इजी है। आते हैं अब अगले सवाल पे भाई, आखिरी के 2 सवाल। For which one of the following Bohr model is not valid? Bohr model is not valid, ऐसा होना चाहिए। Bohr model applicable किसके लिए होता है? Bohr model applicable होता है only for single electron species। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मैंने ये नहीं कहा आउटर मोस्ट शेल में सिंगल होने चाहिए, मैंने कहा इन टोटली सिंगल होने चाहिए। तो ड्यूट्रॉन जो है, एटम जो है, उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन भी होता है। सिंगली आयनाइज हीलियम एटम, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बार आयनाइज कर दोगे तो एक ही बचेगा, उसके लिए भी एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन के लिए तो है ही। सिंगली आयनाइज नियॉन एटम से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो भी तो उसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, राइट। तो आप क्या कहेंगे कि इसके लिए हाइड्रोजन मॉडल या बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू, ऑलराइट। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कैलोरीमेट्री का ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन जो आखिरी के कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था, Q = ms डेल्टा T होता है। सो अगर आपसे Q1 एंड Q2, Q1 रेशियो Q2 पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि मास तो कितना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई R1³ इंटू डेंसिटी दैट इज रो, स्पेसिफिक हीट S है, डेंसिटी को D से लिख देता हूँ, स्पेसिफिक हीट तो S है, और डेल्टा T भी 1 केल्विन है, डेल्टा T भी 1 केल्विन है। एंड द डिनोमिनेटर इट शुड बी 4/3 पाई R2³ डेंसिटी कॉपर ही है भाई, D रहेगी, स्पेसिफिक हीट भी सेम रहेगी, टेम्परेचर चेंज भी आपको 1 ही चाहिए, यानी कि ये आ गया R1/R2³। R1/R2³, R1 = 1.5 R2 है, तो R1 = 1.5 R2 बाय R2 का अगर मैं क्यूब करने की कोशिश करूं, शुड आई राइट इट एज 3/2 का क्यूब, तो कितना निकल कर आ जाएगा 27/8। कितना आ जाएगा 27/8, which means which option is correct? It is 27/8। बात आ गई समझ में? तो इसी के साथ हमारा नीट 2020 के फिजिक्स सेक्शन का डिस्कशन होता है कंप्लीट। मैं आपको अवेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने जो आंसर की दी है उसकी फिजिक्स में लोचा है, जो स्क्रीन पे भी बताया गया आंसर्स फटाफट, कई ऑनलाइन फर्म्स ने, एडटेक फर्म्स ने ऐसा किया, लेकिन उसमें भी गड़बड़ है, ऑलराइट। इसी वजह से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर की नहीं दी, वरना वो मैं बहुत पहले ही दे चुका होता। मैं चाहता था उसके पीछे की सारी फिजिक्स समय रहते मैं आपको सामने दिखा सकूं, ताकि आप एक्यूरेटली और अप्रोप्रिएटली अपने मार्क्स का अनुमान लगा सकें और साथ में अपनी रैंक को भी प्रेडिक्ट करने में आपको सहायता मिले, ऑलराइट। सो मैं आपका फिजिक्स गुरु अभिलाष, मैंने आपको अपनी तरफ से नीट का सोल्यूशन दिया, और ऑनलाइन गुरु की तरफ से ये जो सोल्यूशन है आप देख सकते हैं, पूरी फिजिक्स आपके सामने बयां की गई है। तो ये बिल्कुल सटीक तरीका है, सारे ऑप्शंस बिल्कुल सटीक हैं, ऑलराइट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलकुलेशन बिठानी चाहिए। मोरओवर जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको ये पूरे के पूरे डिस्कशन नोट्स मिल जाएंगे, सो दैट आप उसको बार बार गो थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं। कुछ अगर एरर वगैरह आपको लगे, आप दोबारा देखना चाहें, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक वो सोल्यूशन पहुंचाएं, ऑलराइट। सो ऑल द बेस्ट।